हे गाइस, आज हम आपके साथ हैं क्लास 10th का टॉपिक दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्रगुणन विधि को लेकर के। यह एक ऐसी विधि है जिसका अप्लाई करने में हमें पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस रहता है उसका पोस्टमार्टम टाइप का कुछ हो जाता है। वो कैसे होता है? पोस्टमार्टम का मतलब सारी छानबीन हम उसे लगा सकते हैं कि उत्तर कैसे आएगा, क्या परिस्थितियां रहती हैं। तो इसको करने में मैंने देखिए कोटेशन यहाँ पे लिखा है कि इस विधि से रैखिक समीकरण युग्म की प्रकृति, उनके हल के विषय में जानकारी प्रारंभ में ही हमें पता चल जाती है। वो कैसे चलती है? जब A1 और A2 हम निकालते हैं। A1 और A2, B1 B2 C1 C2 कैसे निकालते हैं, उनका क्या इसमें स्ट्रक्चर होता है, क्या इसका रिलेशन होता है, वहां पे आप देखिए कि दोनों समीकरण अगर दो हैं तो उनके पहले नॉर्मल फॉर्म तो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे रैखिक समीकरण, दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक फॉर्मूला है। अब हमारे पास दो हैं तो दो के लिए हम कर क्या सकते हैं? कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। तो मैंने पहला लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो हमारे पास क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब दो हो गए हैं। अब इनकी प्रकृति, रेखा की जो प्रकृति होगी, कैसे रेखा जा रही है, और उसका हल, समीकरण का हल, समीकरण के लिए हल कहते हैं और रेखा के लिए प्रकृति का शब्द का यूज हम करते हैं। तो वो कैसा होता है कि पहली कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कोफिशिएंटों को देख लेंगे और अगर ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में होता है कि एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है और दोनों रेखाएं क्या कर देती हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती हैं, क्रॉस करती हैं, एक जगह में काटती हैं। आगे हम बढ़े तो दूसरी कंडीशन हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है इनके रेशियोज की, तो इसमें क्या होता है? हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, और जब कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा तो दोनों रेखाएं समांतर जाती हैं। हल तभी प्राप्त होता है जब रेखाएं एक दूसरे को काटें। अब काटेंगी नहीं तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। आगे हम देखते हैं a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस स्थिति में हमें क्या होगा? जब ये वाली स्थिति आएगी तो अपरिमित रूप से अनेकों हल प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है कि प्रत्येक बिंदु ऐसा मिलने वाला है जो दोनों रेखाओं में होगा, और वो स्थिति तब आएगी जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। और कहने का मतलब दोनों रेखा क्या कहलाएंगी? संपाती होंगी। जैसे कंडीशन हमारे पास घड़ी में, सुई वाली घड़ी में 12 बजने पे होती है कि एक सुई के ऊपर दूसरी सुई, पता ही नहीं चलता कि घंटे की सुई हमारी कहाँ है। तो इसी प्रकार से होता है। अब आगे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो वज्रगुणन विधि का टेक्निकल फॉर्मूला तरीका है वो यह है। ये चित्र हम अगर अपने माइंड में याद रख लें तो ये वाला अनुपात बनाने का जो तरीका है वो हम कभी भी इसको याद करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। x लिखना है, y लिखना है, 1 लिखना है, चर लिखने वाला जो भी है, और फिर b से शुरू करना है। b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2, जो ऊपर लिखा उसको 2 वाला नीचे लिख दें। उसके बाद वज्र गुणन मतलब क्रॉस बनाना है, तो क्रॉस एक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब जो हमें पहला अनुपात लिखना है, x लिखा, ऊपर से नीचे का पहले लिखना है b1 c2, b1 c2, बीच में माइनस, माइनस लगा b2 c1, b2 c1, फिर y लिखा c1 a2, c1 a2, c2 a1, c2 a1, बीच में माइनस है, माइनस आ गया। 1 लिखा a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारे पास आ गया। ये पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात हमारे पास आ चुका है। हमारे पास 3 अनुपात आ गए। अब इन तीनों अनुपातों को ही अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम लेंगे और अपने चरों का मान हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में देख के चल रहा हूं, और वो हमारी 10th की जो बुक है वो 3.5 एक्सरसाइज का पहले का सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण, अब हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो दोनों समीकरणों को हम क्या लिखेंगे? व्यापक रूप में लिखने वाले हैं। व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, वही चीज है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको लिखा तो ये c की जगह जो है उसको माइनस है, ये 5 है तो इधर ले तो -5 आ गया। तो 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ऐसे 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दूसरे समीकरण के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ये दूसरे समीकरण है। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरणों की उनके व्यापक रूपों से क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। और व्यापक रूप तुलना करने पर क्या मिल रहा है हमें? a1 का वैल्यू 2 है। देखिए यहाँ पे ये a1 है, इस समीकरण को देखें तो 2 है, तो a1 2 है, b1 5, कुछ नहीं यहाँ पे, 1 माना जाएगा, c1 माइनस 5, c1 माइनस 5, a2 3, b2 2 और c2 माइनस 8। अब क्या कर लेंगे? अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात कैसे?
अनुपात देख लिया, A1/A2 2/3, B1/B2 1/2, C1/C2 5/8 आया। देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ चुका है। इस स्थिति में एक अद्वितीय हल यहां पे लिखा है कि जब ऐसा होता है एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है और दोनों समीकरण रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो अब हल निकलेगा, तो हल निकालने के लिए तरीका वज्रगुणन विधि हम लेके चल रहे हैं। यही वाला स्टेप है, ये याद रख लेना है। x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/c2a1 माइनस c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। अब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखा हमने, b1 का 1 है, c2 का जो वैल्यू -8 है, -2 हमारा है b2 का वैल्यू, और c1 का वैल्यू -5 है, तो ये लिख लिया। ऐसे यहां पे देखेंगे तो हमारा c1 का वैल्यू -5 है और a2 का वैल्यू 3 है, -8 हमारा c2 का वैल्यू है और a1 का वैल्यू 2 है। इस प्रकार से a1 हमारा 2 है, b1 2 है और a2 3 है और b2 1 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 8 माइनस का 8 हो गया, 2 पंजे 10 प्लस का हो गया, 5 के 15 माइनस का, 8 माइनस प्लस, 8 दूनी 16 प्लस का हो गया, 2 दूनी 4 और 3 हो गया। अब क्या होगा, 10 में से 8 गया तो हो गया, ये यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1। तो ये पहला अनुपात, दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात। पहला अनुपात x/2, दूसरा अनुपात y/1 और तीसरा अनुपात 1/1 आया है। अब हम पहला और तीसरा लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें x है, उसमें कुछ नहीं है, तो उसमें आराम से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दोनों को लेकर एक समीकरण बनेगी, फिर आगे हम फर्दर काम करेंगे तब भी हो सकता है, लेकिन हम सिंपल चल रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को लेके चला तो x/2 इक्वल टू 1/1 और तो x इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड और थर्ड को लेके चला तो y/1 इक्वल टू 1/1 तो y इक्वल टू 1 आ गया। इस प्रकार से x का वैल्यू और y का वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया, वज्रगुणन विधि से ज्ञात कर लिया है। तो ये होता है, ये हमारा है वज्रगुणन विधि द्वारा किसी भी समीकरण, दो चरों के रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करना। आप देख रहे होंगे कि इसमें हमें सारी चीजें पता चल रही हैं, आंसर भी मिल रहा है। मैं ये भी कह दे रहा हूं कि हल किस, पहले ही मुझे पता चल गया था कि हल कैसा निकलेगा, उसका अद्वितीय हल निकलेगा। जब अद्वितीय हल निकलेगा तो रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये जो वज्रगुणन विधि है, ये जो विधि है, ये हमारे दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म की बहुत ही अच्छी विधि हुई, क्योंकि इससे हमें पहले ही पता चल जा रहा है कि आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर बाय किसी कोई बिना चेक किए हुए उस पर चले गए, हम क्या दो समांतर रेखाओं वाले प्रकरण में चले गए, तो समांतर रेखाओं के प्रकरण में सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो सॉल्यूशन नहीं आएगा तो जो सॉल्व करेंगे हमारे जो बिगिनर्स हैं उनको प्रॉब्लम में होगी। तो इससे मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले इसी प्रकार से चेक कर लें, तो उसके बाद वज्रगुणन तो बहुत ही आसान बन जाती है। चाहे आप विलोपन का यूज करें, चाहे प्रतिस्थापन का यूज करें, किसी को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से पहले तुलना करके, कोएफिशिएंट ज्ञात करके पहले उसका स्ट्रक्चर जान लें कि किस प्रकार का हल निकलने वाला है और कैसे हमें रेखाएं दी गई है। तो ये था हमारे पास ये वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला वीडियोस, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि वज्रगुणन विधि से किस प्रकार से इनको सॉल्व किया जाता है। मेन पॉइंट ये है कि ये चित्र आपको याद रख ले, उसके बाद ये आसानी से हो जाता है। इस प्रकार आप वीडियो को देखते रहिए और आगे के वीडियो लेकर हम जल्दी आपके पास आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।